CTET 2026 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडागोजी के पूरे सिलेबस को गहराई से समझेंगे। कई लोगों को ये मुश्किल लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही लॉजिकल और स्कोरिंग विषय है। अगर कॉन्सेप्ट साफ हो तो आप पूरे नंबर ला सकते हैं। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य ही यही है कि इस एक चर्चा के बाद इंग्लिश पेडागोजी का कोई भी सवाल आपका गलत ना हो। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और हर उस टॉपिक पर बात करेंगे जहां से सीटेट में सवाल बनता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं भाषा अर्जन और अधिगम के बीच के फर्क से। जी तो ये अर्जन और अधिगम, एक्विजिशन और लर्निंग, ये क्या है? क्या ये एक ही चीज है? नहीं, ये दो अलग प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल अलग। अच्छा। हाँ, एक्विजिशन यानी अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है, सबकॉन्शियस प्रोसेस। ये बहुत स्वाभाविक नेचुरल तरीके से बिना किसी मेहनत के होती है। जैसे एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है। हाँ, एकदम अपनी मदर टंग या L1। इसमें कोई औपचारिक व्याकरण फॉर्मल ग्रामर नहीं सिखाया जाता। नियम अपने आप माहौल से सीख लिए जाते हैं। और इसका माहौल होता है परिवार और समाज, जो कि इनफॉर्मल है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है लर्निंग यानी अधिगम। ये एक चेतन प्रक्रिया है, कॉन्शियस प्रोसेस, जिसमें प्रयास और अभ्यास, एफर्ट एंड प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो ये दूसरी भाषा, सेकंड लैंग्वेज या L2 सीखने के लिए इस्तेमाल होती होगी? हाँ बिल्कुल, इसमें व्याकरण के नियम साफ एक्सप्लिसिटली सिखाए जाते हैं। इसका माहौल औपचारिक होता है, जैसे स्कूल और किताबें। अच्छा, तो सीटेट में यहाँ से सवाल बनता है कि मातृभाषा सीखना अर्जन है या अधिगम? साफ है कि वो अर्जन है। बिल्कुल साफ है। अब उन मनोवैज्ञानिकों की बात करते हैं जिनके सिद्धांतों पर सीधे सवाल आते हैं। जरूर। सबसे पहले नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की ये कहते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता, इनेट एबिलिटी होती है। जन्म से? हाँ, जन्म से। उनके दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD होता है। इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी दिया, मतलब सभी भाषाओं की एक मूल संरचना होती है। ठीक है। और वाइगोत्स्की? वो तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं। एकदम। लेव वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर देते हैं। कहते हैं कि भाषा समाज से सीखी जाती है। इनके दो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, स्कैफोल्डिंग और ZPD। स्कैफोल्डिंग यानी बड़ों या साथियों की मदद से सीखना। जी। और फिर आते हैं स्किनर, BF स्किनर। ये व्यवहारवादी हैं। ये मानते हैं कि भाषा नकल, इमिटेशन और पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट से सीखी जाती है। मतलब ये एक आदत है, हैबिट फॉर्मेशन। हाँ, ये बच्चे को ब्लैंक स्लेट यानी कोरी स्लेट की तरह देखते हैं। और जीन पियाजे का मानना है कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में। कॉग्निशन फर्स्ट, लैंग्वेज लेटर। इन्होंने अहम केंद्रित वाक्य, ईगोसेंट्रिक स्पीच की भी बात की है। दिलचस्प बात यह है कि सीटेट अब स्किनर के ब्लैंक स्लेट वाले विचार को ज्यादा महत्व नहीं देता, क्योंकि अब शिक्षा बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड है। बिल्कुल सही। अब भाषा के 4 मुख्य कौशल पर आते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, LSRW। हाँ, और सीटेट मानता है कि इन कौशलों को एक एकीकृत इंटीग्रेटेड तरीके से सिखाया जाना चाहिए, अलग अलग नहीं। अच्छा। इन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं, रिसेप्टिव स्किल्स यानी ग्रहणात्मक कौशल। रिसेप्टिव मतलब जिसमें हम जानकारी को ग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें लिसनिंग और रीडिंग आ गए। बिल्कुल, श्रवण और पठन। इन्हें पैसिव स्किल्स भी कहते हैं। और दूसरी है प्रोडक्टिव स्किल्स यानी अभिव्यक्त्यात्मक कौशल, जिसमें हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। जी, ये है स्पीकिंग वाचन और राइटिंग यानी लेखन। तो ये एक्टिव स्किल्स हुई। हाँ, सीटेट में अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है। अब रीडिंग की बात करते हैं। क्या सिर्फ शब्द पढ़ लेना ही रीडिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके भी 2 मुख्य उपकौशल हैं जिन पर सवाल आता है। पहला है स्किमिंग। हाँ, जब हम किसी टेक्स्ट का केंद्रीय विचार या सार जिस्ट या समरी जानने के लिए तेजी से पढ़ते हैं, ये एक्सटेंसिव रीडिंग से जुड़ा है। और दूसरा है स्कैनिंग। जी, जब हम किसी विशिष्ट जानकारी, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे कोई नाम, तारीख या नंबर खोजने के लिए पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढना। एकदम सही। ये इंटेंसिव रीडिंग से जुड़ा है। इसी से जुड़े 2 अप्रोच हैं, टॉप डाउन जहां हम अर्थ से शब्द की ओर जाते हैं, और बॉटम अप जहां हम अक्षर से अर्थ की ओर जाते हैं। सीटेट कहता है कि लिखना एक प्रक्रिया है, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लिखने के कुछ चरण होते हैं। ऐसा नहीं कि बस बैठ गए और लिख दिया।
पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब विचार मंथन, फिर ड्राफ्टिंग यानी एक प्रारूप बनाना, फिर आती है एडिटिंग मतलब संपादन। गलतियों को सुधारना। हाँ, और अंत में पब्लिशिंग यानी प्रकाशन। और ये प्रक्रिया लिनियर नहीं बल्कि रिकर्सिव है। रिकर्सिव मतलब हम इन चरणों पर बार बार वापस जा सकते हैं। ड्राफ्टिंग के समय फिर से ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। प्रवीणता के स्तर पर बिक्स और कैल्प को समझना भी जरूरी है। ये क्या है? बिक्स का मतलब है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये रोजमर्रा की सामाजिक भाषा है जिसे सीखने में 6 महीने से 2 साल लगते हैं। अच्छा, जैसे दोस्तों से बात करना। बिल्कुल। और कैल्प है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये पढ़ाई लिखाई की एकेडमिक भाषा है जिसे सीखने में 5 से 7 साल लग सकते हैं। अब आते हैं पढ़ाने के तरीकों पर। हाँ, परंपरागत और आधुनिक दोनों तरह के तरीके हैं। हाँ, पारंपरिक तरीकों में सबसे पहला है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, GTM। इसमें तो बस अनुवाद ही होता है। जी, पढ़ने लिखने पर जोर होता है और मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। ये डिडक्टिव है। रूल से एग्जाम्पल की तरफ। बिल्कुल। फिर है डायरेक्ट मेथड, इसे नेचुरल मेथड भी कहते हैं। इसमें मातृभाषा का प्रयोग मना है। हाँ, वर्जित है। इसमें बोलने सुनने पर जोर होता है और ये इंडक्टिव है, एग्जाम्पल्स टू रूल। और आधुनिक तरीकों में सबसे महत्वपूर्ण है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग यानी CLT। इसका लक्ष्य है संप्रेषण क्षमता, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस विकसित करना। मतलब बात करने की काबिलियत। हाँ, इसमें अर्थ और संदर्भ, मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट पर फोकस होता है। यहाँ शिक्षक एक सुगमकर्ता, एक फैसिलिटेटर होता है। CTET इसी विधि को सबसे ज्यादा महत्व देता है। तो व्याकरण सिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ये CTET का एक पसंदीदा सवाल है। व्याकरण सिखाने के 2 मुख्य तरीके हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तागमन और निगमन विधि। जी, इंडक्टिव में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम निकलवाया जाता है, एग्जाम्पल टू रूल। ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है क्योंकि ये बाल केंद्रित है। और डिडक्टिव में पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण दिए जाते हैं, रूल टू एग्जाम्पल। शब्दावली मतलब वोकैबुलरी के भी प्रकार हैं। एक्टिव वोकैबुलरी जिसे हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, और पैसिव वोकैबुलरी जिसे हम समझते तो हैं पर इस्तेमाल कम करते हैं। बिल्कुल सही। अब कुछ अधिगम अक्षमताओं पर बात करते हैं जिनसे सवाल जरूर आता है। हाँ, ये न्यूरोलॉजिकल परेशानियां हैं और इनके लिए समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन जरूरी है। सबसे पहले डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने में कठिनाई, रीडिंग डिसऑर्डर, बच्चा B को D पढ़ सकता है। और डिस्ग्राफिया, ग्राफ का मतलब होता है लिखना, तो डिस्ग्राफिया है लिखने में कठिनाई, राइटिंग डिसऑर्डर। डिसकैल्कुलिया, कैल्क्यू से लगता है गणित से जुड़ा है। एकदम, गणित में कठिनाई, मैथ या कैलकुलेशन डिसऑर्डर। और एक है डिस्फेजिया, ये भाषा को समझने में कठिनाई है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डिसऑर्डर। पढ़ाने के बाद ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने सीखा या नहीं? इसके लिए आकलन होता है और इसकी एक प्रक्रिया है। पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण से कमियों का पता लगाना जिसे कहते हैं गैप फाइंडिंग। और फिर रेमीडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण से उन कमियों को दूर करना जिसे कहते हैं गैप फिक्सिंग। मतलब पहले बीमारी का पता लगाना, फिर इलाज करना। बिल्कुल। आकलन 2 तरह का होता है, फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक, जो पढ़ाने के दौरान होता है। हाँ, इसका उद्देश्य फीडबैक देना है, और दूसरा है समेटिव यानी योगात्मक। ये टर्म के अंत में होता है, ग्रेड देने के लिए। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण टूल है पोर्टफोलियो, जिसमें समय के साथ बच्चे के सबसे अच्छे कामों का संग्रह होता है जो उसकी प्रगति को दिखाता है। क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स और मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या रोल है? TLM सीखने को रोचक बनाते हैं। इसमें एक शब्द है रियलिया, मतलब वास्तविक वस्तुएं। जैसे फल पढ़ाते हुए असली फल दिखाना। जी, और दूसरा है ऑथेंटिक मटेरियल, जैसे अखबार, मेन्यू कार्ड। और मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिकता को क्लास में एक बोझ नहीं बल्कि एक संसाधन, एक एसेट या रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए। बिल्कुल। बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग उसे दूसरी भाषा सिखाने में मदद करता है। CTET में ये हमेशा एक सकारात्मक विकल्प होता है। अच्छा, भारत में अंग्रेजी की संवैधानिक स्थिति क्या है? संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार अंग्रेजी एक सह राज्य भाषा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। और NCF 2005? NCF 2005 अंग्रेजी को एक वैश्विक भाषा,
ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में देखता है। एनसीएफ 2005 के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं: बोझ बिना शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, और रटने की प्रवृत्ति से दूर जाना, मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग। सही। अंत में कुछ ऐसे शब्द जो आपको सही उत्तर चुनने में मदद करेंगे। बिल्कुल, इन्हें हम टैग वर्ड्स कह सकते हैं। पॉजिटिव शब्द जो अक्सर सही उत्तर होते हैं: अपॉर्चुनिटी यानी अवसर देना, एक्टिव पार्टिसिपेशन, चाइल्ड सेंटर्ड, कॉन्टेक्स्ट में सिखाना, एनकरेजमेंट देना। हाँ, और नेगेटिव शब्द जो अक्सर गलत उत्तर होते हैं: रोट मेमोराइजेशन यानी रटना, पनिशमेंट, टीचर सेंटर्ड। और ओनली या मेरे मतलब केवल। एकदम सही। तो हमने देखा कि इंग्लिश पेडागॉजी पूरी तरह से बच्चे को समझने और सिखाने की प्रक्रिया पर आधारित है। ये रटने का नहीं बल्कि समझने का विषय है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चर्चा के बाद आप CTT 2026 में इंग्लिश पेडागॉजी के सवालों को बहुत आत्मविश्वास से हल कर पाएंगे। बस इन कॉन्सेप्ट्स को शांत मन से दोहराएं। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, यू आर रेडी। एडुवेग मिश्रा की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं।